आज हम शुरू करेंगे एंटो 311 का नेक्स्ट टॉपिक, ज्वार शूट फ्लाई तना छेदक मक्खी, जो कि हम इसके क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे, जिसका हमें फाइलम और क्लास पता ही है। सभी इंसेक्ट्स का ऑक्सोपोर्टेंट इंसेक्ट है। ऑर्डर इसका डिप्टेरा है, डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है, और फैमिली है एंथोमाइडी। एंथोमाइडी फैमिली से बिलोंग करते हैं इंसेक्ट, और इसका जो जीनस है वो है एंथ्रिगोना, और स्पीशीज है इसकी स्काटा। तो इस प्रकार जो क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, और इसका जीनस स्पीशीज कौन सा है। तो अब इसके नाम से ही क्लियर है, तना छेदक मक्खी मतलब जवार की ना, जवार शूट फ्लाई। तो ये किस में इन्फेक्शन होगा या किस में ये प्रकोप होगा? तने में। फिर तना छेदक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्टेम बोरर को। तो ऑलमोस्ट इनका जो इंसेक्ट का अटैक जो मेथड है वो सेम रहता है कि ये किस प्रकार से उसके स्टेम पर या उसकी लीव सिस्टम पर पहुंचते हैं और फिर उस स्टेम में अटैक करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की, कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो कौन कौन से है। फर्स्ट इसका होस्ट प्लांट कौन सा रहेगा? तो सबसे मेन होस्ट प्लांट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, हमें नाम से इसका क्लियर है कि ये क्या है हमारे पास, ज्वार शूट फ्लाई। तो फर्स्ट हमारे पास इसका क्या रहेगा? ज्वार, मक्का, बाजरा, कोंदो, गेहूँ और धान घास के क्या रहेंगे? पोषक पौधे या होस्ट प्लांट, जिन पर इसकी लाइफ साइकिल को पूरा किया जाता है। जब हम बात करते हैं इसके ज्वार शूट फ्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि ये इंडिया में ही पाया जाता है या इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पाया जाता है? इंडिया में बात करें तो जहाँ पर ज्वार या बाजरा की फसल की पैदावार की जाती है, ज्वार या बाजरा को बोया जाता है, उस समस्त क्षेत्रों में इसका प्रकोप मान सकते हैं या ये इंसेक्ट है जो पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो क्षति है या इसका जो डैमेज करने का तरीका क्या है। या हमने पहले हर इंसेक्ट में देखा है कि इसकी एक तो लार्वल स्टेज और एक इसकी अडल्ट स्टेज। तो दो स्टेज होती हैं जो कि अटैक करती हैं या जिनका प्रकोप होता है। तो हम अगर इस शूट फ्लाई की बात करें, जो कि ज्वार की शूट फ्लाई है या स्काटा की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इस जो इंसेक्ट की हम जब फ्लाई की बात करते हैं, अब दो वर्ड आते हैं हमारे पास। एक हमने अभी तक पढ़ा है लार्वा, जिसको कैटरपिलर या सुंडी कहा जाता है। अब हम जब फ्लाई की बात करते हैं, फ्लाई मीन्स जो मक्खी है ना। पहले हमने क्या बात की थी कि वो जो बीटल था या कोई इंसेक्ट दूसरा था जो तने के अंदर जाता था। अब हम बात कर रहे हैं ये फ्लाई की। फ्लाई मक्खी, और मक्खी का जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है? मैगट्स। जो उसकी सुंडी होती है, आपने देखा होगा ये जो ब्लो फ्लाइज होते हैं जो गंदगी पर पाई जाती है, बड़े बड़े साइज की, है ना। तो उसको अगर आपने कभी देखा हो गौर से, तो गंदगी के आसपास आपको बहुत छोटे छोटे क्रीमिश कलर के बिल्कुल छोटी छोटी लटें दिखाई देती हैं। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, ये फ्लाइज क्या दिए हुए जो एग है, एग हैच होने के बाद उसकी लार्वल फॉर्म होती है, जो उसकी सोंडी फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? मैगट्स कहा जाता है। तो ये जो इसकी जो सुंडी फॉर्म है या जो इसके मैगट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हानिकारक होते हैं। मैगट्स या जो इसकी सुंडी की जो अवस्था है वो हानिकारक अवस्था होती है, जिससे क्या होता है कि उसका जो प्रकोप है वो जब फसल उगती है उसके लगभग एक वीक के बाद ही शुरू हो जाता है, और एक महीने तक रहता है, और जब तक फसल काफ़ी डैमेज हो जाती है। अब
अब ये मैगेट्स किस तरह से अटैक करते हैं, ये क्या करते हैं, जो कोमल स्टेम होते हैं मतलब कोमल तने के अंदर घुस जाते हैं, और जब ये जो सुंडियाँ हैं, ये जो मैगेट्स हैं कोमल तने के अंदर चले जाता है तो वो गलिका सूख जाती है, वो प्लांट सूख जाते हैं और क्या बन जाते हैं, डेड हेड बन जाते हैं। सेम प्रोसेस सेम मेथड पहले भी अदर इंसेक्ट्स का रहा है, यहाँ हम फ्लाई की बात कर रहे हैं ये, और पहले हमने बीटल की बात की, स्पाइनी बीटल की बात की थी और स्टेम बोरर की बात की थी। वो भी क्या थे, जब स्टेम के अंदर सुरंग बना लेते हैं, तने के अंदर सुरंग के रूप में छेद कर देते हैं, तो क्या हो जाता था, प्लांट सूख जाता था और सूखने के बाद डेड एंड मिलता है। सेम ही प्रोसेस इस फ्लाई के अटैक से होता है, तो उससे क्या हो जाता है, जो डेड हर्ट बन जाते हैं और इसमें जो फसल है उसमें डैमेज होता है और फसल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो इसकी पैदावार में कमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो लाइफ हिस्ट्री है वो किस प्रकार का रहता है। हमने देखा है कि हमारे पास या तो 3 स्टेजेस रही हैं और यहाँ हमारे पास क्या रही हैं, 4 स्टेजेस। तो अभी हम इस इंसेक्ट की जब लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें 4 स्टेजेस रहती हैं, और जब 3 स्टेजेस की बात हमने की थी तो 3 स्टेजेस के बाद में हमने देखा था कि उसमें इंसेक्ट्स में लार्वा और सॉरी एग, लार्वा एंड एडल्ट बनते हैं। और जब 4 स्टेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक एग और सेकंड हमारे पास इसके मैगट, थर्ड हमारे पास इसकी कृमि कोश और फोर्थ इसका प्रूट। तो 4 अवस्थाएं मिलती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं आराम से कि ये हमारे पास एग है, फर्स्ट स्टेज है ये हमारी, एंड सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज ये है, ये फर्स्ट स्टेज, ये हमारे पास सेकंड स्टेज, और इसका जो थर्ड स्टेज है सॉरी ये सेकंड स्टेज है हमारी लार्वा एग के बाद, और ये हमारी है थर्ड स्टेज, और ये हमारी आगे इसके पास इसकी जो फोर्थ स्टेज, और फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, इसका एग। तो एग, देन लार्वा जिसको मैगट्स कहा जाता है, देन प्यूपा जो कृमि कोश अवस्था कहलाती है, एंड लास्ट वन इज एडल्ट या फ्रूट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एग की। जब एग की बात करते हैं तो क्या होता है, कॉपुलेशन जब होता है, कॉपुलेशन के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो सुबह के टाइम में लीव्स की निचली सतह पर, क्यों स्टेम बोरर है ना तो इसको स्टेम के अंदर एंटर करना है, तो ये लीव्स की कहाँ निचली सतह पर एग लेइंग की जाती है फीमेल इंसेक्ट के द्वारा, जो कौन सी होती है, जो पौधे की सतह के पास जमीन पर देती है। कहाँ कहाँ देती है, देखो निचली सतह पर देती है एक तो पत्तियों की, और या पौधों की सतह के पास जमीन पर, दोनों ही तरह ये एग लेइंग करती है। एक तो हमारे पास ये निचली सतह में देती है, सेकंड ये जो पौधों के पास की जमीन होती है वहाँ देती है। और ये क्या करती है, जो फीमेल इंसेक्ट है ये 12 से 14 दिन में 1 से 2 अंडे रोज देती है। मीन्स अब एग लेइंग का पैटर्न चेंज हो गया ना, हर इंसेक्ट का एग लेइंग का पैटर्न है, कुछ ऐसे इंसेक्ट जो एक ही दिन में 200 300 500 तक एग लेइंग कर देते हैं। अब इस इंसेक्ट का स्पेसिफिक करेक्टर है, एक विशेष करेक्टर होता है कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो 12 से 14 दिन है ना, 12 से 14 दिन में सॉरी, जब एग लेइंग करती है तो 12 से 14 दिन के अंदर 1 या 2 अंडे रोज देती है, और टोटल अंडे कितने देती है ये 20 से 40 एग देती है। और एग की जो हैचिंग टाइम है, उसके पकने का समय है वो 2 से 3 दिन ही रहता है, बहुत कम टाइम होता है। किसी किसी इंसेक्ट में तो 40 डेज 30 डेज तक भी होता है, और इसमें बहुत कम है जो 2 से 3 दिन तक इसका हैचिंग टाइम रहता है। और उसके बाद क्या होता है, जब एग होता है वो शुरू में तो वाइट कलर का होता है और बाद में वो ब्राउन कलर का हो जाता है। जब वो एग पक जाता है या हैच हो चुकता है, फटने वाला होता है, पूरी तरह से पका हुआ एग ब्राउनिश कलर का होता है। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट जिसकी फॉर्म जो लार्वा या जिसको मैगट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मैगट्स की। तो मैगट्स क्या होता है, मक्खी के जो लार्वा है उसको क्या कहा जाता है, मैगट्स कहते हैं। तो मैगट की जब बात करते हैं
तो वो कैसा होता है, मैंने आपको पहले बताया है ना कि फ्लाइज के जो मैगनेट्स है ऑफ वाइट कलर के या वाइट कलर के मिलते हैं, ऑफ वाइट कलर के भी होते हैं। और इनमें जो करेक्टर है वो क्या है कि इसमें जो लेग्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, टांगे नहीं पाई जाती और यह फुदक फुदक कर चलते हैं। नेचुरली इस पर टांगे नहीं है तो ये नहीं करने ना चल पाएगा, तो ये फुदक फुदक कर चलता है और 3 बार इसमें त्वचा निर्मोचन की क्रिया पाई जाती है। और इसका जो विकसित होने का समय है वो क्या रहता है, 7 से 8 दिन में पूरी तरह से ये विकसित हो जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये विकसित हो जाता है तो इसका जो लास्ट इंस्टार मिलता है वो 2 से 3 दिनों का समय लेता है और जो विकसित मागट है या जो लार्व है वो 7 to 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। मतलब इसकी जो दूसरी स्टेज है उसको परिपक्व होने में या उसको विकसित होने में 7 से 8 दिन लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कृमि कोश की, कि जो पूर्ण विकसित या जो पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है मैगट्स, वो तने के अंदर क्या करता है, पौधों के जड़ वाले हिस्से के पास कोशावस्था में बदल जाता है। कहाँ बदलता है, जो तने के अंदर, पहले तो मैगट्स क्या तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ ये निर्मोचन की क्रिया करते हैं और पौधों के जड़ वाले हिस्से के पास में, जो जमीन के पास का हिस्सा है, वहाँ पर तने के अंदर ये कृमि कोश में बदल जाते हैं, जो कि रेड ब्राउनिश कलर का होता है। और इस जो प्यूपा है या कृमि कोश है उसकी लंबाई 3.38 से लेकर 4.03 mm तक हो सकती है और इसका जो टाइमिंग है वो 7 से 8 दिन तक होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, पहली स्टेज ये एग से 1-2 डेज में हमारे पास सेकंड स्टेज आ जाती है लार्वा या जिसको हम बोलते हैं मैगट्स। अब थर्ड कौन सी स्टेज आ गई हमारे पास, 6 to 10 डेज के बाद थर्ड स्टेज प्यूपा एंड 6 to 9 डेज के बाद एडल्ट। और एडल्ट पॉपुलेशन की क्रिया के होते 1-2 डेज के बाद क्या करते हैं, एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये लगभग 14 to 23 डेज की इसकी टोटल लाइफ साइकिल रहती है और एक साल में एक से अधिक जनरेशन देते हैं, मीन्स अधिक जनरेशन मिलती है। और मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार का पाया जाता है, कंप्लीट। मैंने लास्ट इंसेक्ट की जब हमने स्टडी करी थी तब भी मैंने आपको ये कहा था कि आप जब इसको धीरे धीरे पढ़ते हो तो आपको इंसेक्ट वाइज उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं, कितने कितने उसकी निर्मोचन क्रियाएं कितनी पाई जाती हैं और जो इसकी लाइफ है वो टोटल साइकिल कितने दिन में पूरा होता है। तो ये हर एक इंसेक्ट का वेरिएशंस रहती हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण भी अलग अलग टाइमिंग दिखाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडल्ट की। तो एडल्ट क्या होता है, एक मक्खी होती है जो छोटे और काले रंग की होती है और उसकी जो शरीर की ऊपर की सतह पर उस पर काले धब्बे पाए जाते हैं। इसका साइज क्या होता है, 4.4 से लेकर 5.2 मिलीमीटर लंबा हो रहता है और जो ये अडल्ट फ्लाई है या मक्खी है वो 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रहती है। तो मीन्स इसका जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत छोटा रहता है। क्या होता है, 18 से 22 दिन में पूरा हो जाता है और 1 साल में बहुत सारी पीढ़ियाँ मिलती हैं, मतलब 1 से ज़्यादा पीढ़ियाँ मिलती हैं। और अगर उत्तरी भारत की बात करते हैं, हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लो टेम्परेचर रहता है सर्दियों में। तो वहाँ जो प्यूपा अवस्था है वो किस में रहती है, शीत निष्क्रियता में सर्दी में इनएक्टिव रहते हैं, वो सक्रिय नहीं रहते। और जब टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और इसकी जो ह्यूमिडिटी है दैट इज 60 to 90 डिग्री हो जाती है, तो वो जो कंडीशंस हैं वो इस फ्लाई की डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम इस इंसेक्ट को हम
प्रकोप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होती हैं या ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें हम फसल को बोने से पहले यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इंसेक्ट का अटैक ना हो, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अटैक होने के बाद कुछ केमिकल या कुछ दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब बुआई का टाइम होता है तब फर्स्ट हम देखते हैं इसका क्या हमारे पास उपाय है। 10 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। मीन्स फसल को बोने का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर देनी चाहिए। और जो बुआई का टाइमिंग है वो जुलाई के मिड तक ही करने से इसका जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। और अगर वो प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जो इस रोग से ग्रसित हो गए हैं, इस कीट से, तो उनको भी नष्ट कर देना चाहिए। और कीट प्रतिरोधी जो जाति हैं उनको भी प्रयोग में लेना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जो 100 किलोग्राम बीज को क्लोरपायरीफास या क्विनलफास, इमिडाक्लोप्रिड या इन केमिकल से उपचारित करके मीन्स ट्रीट करके फिर हमें बोना चाहिए। और जैसे क्लोरोफाइसिन 20 EC, मालथियन 50 EC को पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ दवाएं हैं जिसके की प्रयोग से हम इनसे फ्लाई के होने वाले प्रकोप को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं।